नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी जानकारी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी बैठक इस वक्त की कर रहे हैं। सीएम आवास पर अफसरों के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद हैं। प्रदेश भर के डीएम, एसएसपी, सीओ और बीडीओ वर्चुअली बैठक से जुड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर अफसरों की मीटिंग चल रही है, उसकी तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य बैठे नजर आएंगे आपको, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक और साथ में प्रशांत कुमार, अवनीश अवस्थी, सभी लोग इस बैठक का हिस्सा हैं, बैठक में मौजूद हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे, ये बैठक बेहद खास है और इस बैठक की खासियत को, इस बैठक के महत्व को सिर्फ इस बात से ही समझा जा सकता है कि बैठक में डीएम, एसएसपी, सीओ और बीडीओ तक को वर्चुअली जोड़ा गया है। क्या ये माना जाए कि कुछ व्यापक प्लान है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कुछ कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ प्लान्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है तो धरातल से जुड़ना होगा? बिल्कुल सही पूजा। जिस तरीके से योगी का प्लान है, अभी आपने देखा होगा समीक्षा बैठक लगातार चलती है, विभागों की प्रेजेंटेशन चल रही है और दूसरा तरफ कानून व्यवस्था पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेते हैं। इस बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें जिला प्रशासन से लगा के वीडियो यानी ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी से लगा के उप जिला अधिकारी, डीएम, मंडल आयुक्त तक जुड़े हुए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो कप्तान से लगा के सीओ तक स्तर तक जोड़े गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर तक जोड़े गए हैं। और खासकर फीडबैक मुख्यमंत्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जनता दरबार में समस्याएं आ रही हैं, तो या पुलिस से संबंधित है या फिर जमीनी संबंधित है, तमाम और भी प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हालात जानते हैं क्या है, उसकी जमीनी हकीकत को लेकर के हालांकि सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली है। कई जिलों से जहां से ज्यादा शिकायतें आ रही थी उन अधिकारियों को भी पेश कसे गए हैं। जिन जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, साथ ही जब ही ईद होने वाली है, ऐसे में कानून व्यवस्था किस तरीके से रहना है, ये तमाम जो चीजें हैं, सुशासन कैसे चलाना है, अधिकारियों से सीधे संवाद कर रहे हैं क्योंकि इस बैठक पे सीओ स्तर के भी अधिकारी जोड़े गए हैं। यानी कहीं न कहीं अभी तक जो बैठकें होती थी वो कप्तान स्तर के या फिर आईजी या फिर इस तरीके से जो वहां पर जोड़े जाते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, मुख्यमंत्री लेते थे। लेकिन इस बार सीओ को भी जोड़ा गया है, यानी उसको भी वहीं से भी फीडबैक लिया जाएगा कि अगर शिकायतें सीएम जनता दरबार में बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही है, क्या वो शिकायतें जिला स्तर पर नहीं निपटाई जा सकती हैं या फिर लगातार कानून व्यवस्था पर विपक्ष हावी है। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में किस तरीके से हत्याएं हुई, गोरखपुर में किस तरीके से हत्याएं हुई। तो तमाम ये फीडबैक के साथ साथ अब विकास की बारी है। विकास को लेकर के डीएम, मंडल आयुक्त, जो निचले स्तर यानी ब्लॉक स्तर का अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, बड़ा अधिकारी बना जाता है, वहां भी उसको भी समीक्षा बैठक में जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से अधिकारी जुड़े हुए हैं। बड़ी बैठक है, 6 बजे शुरू हो गई थी, देर रात तक चलेगी। एक एक अधिकारी से फीडबैक, जो सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है। और सबसे बड़ी बात है अनूप, सबसे बड़ी बात है, पिछले दिनों जिस तरीके से जनता दरबार लगा, जनता दरबार जब सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर लग रहा था, उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई तमाम जो विवाद थे वो भी सामने आ रहे थे। इसका भी निस्तारण ग्राउंड पर जाकर के ही किया जा सकता है। यही वजह भी हो सकती है कि जो छोटे इनिशियल ऑफिसर्स हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर से डबल मर्डर से दहल उठी है। यहाँ के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकमीरा पट्टी मोहल्ले में एक मकान में 2 लोगों को गोली मारे जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। गोली मारे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में 2 युवक यासिद अली और सुल्तान अहमद को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के हिसाब से यासिर, सुल्तान सहित 2 अन्य लोग दीपक के घर आए थे। इस दौरान
प्लॉट की रजिस्ट्री कराने को लेकर झगड़ा हुआ तो चारों लोगों ने असलहों से फायरिंग शुरू कर दी। दीपक ने एक पिस्टल छीनी, फायरिंग की जो कि यासिर और सुल्तान को लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 2 तमंचा और 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। प्रयागराज में माफियाओं और अपराधियों को अब पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, या यूं कहें कि प्रयागराज वर्तमान समय में अपराधों का गढ़ बन गया है। एक बार फिर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। प्रशासन का भय मुक्त प्रदेश होने का दावा तो करता रहा है, लेकिन लगातार हो रहे अपराध से प्रयागराज सहित पूरा प्रदेश आतंकित नजर आता है। हड़िया थाना क्षेत्र के रामनगर बोधी की बारी गांव में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना आ रही है कि रेप के बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे ऊपरदहा अस्पताल भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने पीड़िता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में पुलिस मौके पर मौजूद है, तफ्तीश चल रही है। आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज में पिछले 19 दिनों में 16 हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि अब मासूम के साथ रेप की घटना भी सामने आ गई। करंट थाना हंडिया के बोदी की बारी गांव का है। पुलिस को विकास चंद द्वारा यह सूचना दी गई कि कल वो रात में बारात में गए थे और उसी बारात में उनकी पुत्री भी गई हुई थी। उनकी पुत्री के साथ अरुण भारती नामक व्यक्ति ने गलत काम किया है। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद राज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं इन दोनों ही घटनाओं पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आनंद, 19 दिन और 16 मौतें, क्या ये मान लिया जाए कि ना अब अपराधियों में पुलिस का खौफ रहा? और बात अगर प्रयागराज की जाए, जो कभी पूरे प्रदेश के लिए शिक्षा नगरी के तौर पर फेमस थी, वो अब अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए प्रयागराज बहुत ही अच्छा प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कहा जाता है और अपराध की संख्या पिछले कई दशकों में यहाँ पर बढ़ी है और जिसको जिम्मेदार किसको ठहराया जाए ये एक अहम बात है। लेकिन प्रयागराज में 19 दिनों में तकरीबन 16 हत्याओं का मामला सामने आया है। ये कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच में 19 दिन में 16 हत्याएं हो जाना ये एक बड़ी बात है। हालांकि पुलिस के अधिकारी लगातार कानून व्यवस्था सुधारे जाने को लेकर कई कड़े बंदोबस्त भी करते हैं, लेकिन इन बंदोबस्तों के बीच भी पुलिस प्रशासन को ये जो अपराधी हैं उनको चुनौती दे रहे हैं हत्याएं कर। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था क्या वाकई में प्रदेश में सुधरी है और क्या खासकर प्रयागराज में सुधरी है। तो इस चीज को लेकर अक्सर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी चौकन्ने तो रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। आज 2 हत्या, इससे पहले 4। और ये तमाम घटनाएं इस तरफ भी इशारा करती हैं आनंद कि अब प्रशासन को अब भय मुक्त वातावरण के साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति पर भी काम करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजहें हैं, ऐसे क्या विवाद हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने तक पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर नोएडा से आपको दे रहे हैं। गार्डन गैलेरिया में मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने लास्ट लेमन बार को सीज कर दिया है। लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिल नहीं देने पर युवक को पीटने से यहां पर मौत हुई थी। आपको बता दें, युवक ने बिल पर बहस करी, जिसके बाद बाउंसर ने उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब आखिरकार इस बार पर कार्रवाई हुई है। लॉस्ट लेमन को सीज किया गया है, साथ में उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। अमर सैनी संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। अमर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जो तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ऐसी हैं कि लॉस्ट लेमन को इस समय सीज कर दिया गया है, साथ में लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे प्रकरण में अभी तक, अमर?
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकरण में जो गिरफ्तारी हुई है, करीबन इसमें से 7 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। फिलहाल जो 2 लोग हैं जो मुख्य आरोपी थे वो फिलहाल फरार हैं। हालांकि जो देखा जाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रशासन का शासन की जो कार्रवाई की गई है, लॉस लेमन बार को जो है सील किया गया है। तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने इसको सील कर दिया गया है और जो उसपे जो मालिक है उसको भी पकड़ लिया गया है। हालांकि ये जो घटना है जो 2 दिन पहले की है, जो खबर चली थी जनता टीवी ने बिल्कुल प्रमुखता से कल दिखाया था कि किस तरीके से जो है लोगों ने यहाँ पर जो बाउंसर थे वहाँ पर कुछ लोग जो है ऑफिस के लोग पार्टी करने आए थे और उनके साथ जो है बिलिंग को लेकर जो है यहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई थी। कहा सुनी इतनी तब्दील हो गई थी मारपीट को लेके कि उसको इतना उन्होंने चोट पहुंचाई कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर हालांकि जब वहां वो अस्पताल में जब पहुंचा तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पर हालांकि जो आज लोग कमिश्नर के आदेश अनुसार गौतम बुद्ध नगर में इसको बार को सील किया गया है और जो इस पर कार्रवाई की जा रही है वो अभी तक लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कार्रवाई बदस्तूर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या बिल पर बहस होगी तो किसी को इतना पीटा जाएगा कि उसकी जान ही चली जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने आधी रात को चंबा स्थित सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी इस दौरान अपनी अपनी ड्यूटी से नदारत मिले। विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों से इस संबंध में बड़ी लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। न यहाँ कोई चौकीदार है, न यहाँ कोई किसकी रात की ड्यूटी है, जबकि पीएससी में 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए और वो भी चंबा जैसे जो हृदय स्थल है। अगर स्वास्थ्य विभाग का और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ये हाल है तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो वहीं नैनीताल जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रतिशत अभी तक 50% के करीब पहुंचा है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में आज स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों की बैठक की। सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ निर्देशित किया कि कोविड की चौथी लहर जल्द दस्तक दे सकती है, लिहाजा सभी बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। स्कूलों को 30 मई तक का समय दिया गया है, जिससे 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। स्कूलों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक माइक्रो प्लान भी तैयार किया जाएगा। निर्धारित जो हमारा लक्ष्य है उसमें उनको कहा है कि भाई इसका विश्लेषण करें और देखें कि भाई कितने बच्चे इनरोल्ड है, उसके सापेक्ष कितने बच्चों को अभी तक लग गया है। और अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 30 मई तक हमने पूर्णतः इनको आश्वासन दिया है कि 30 मई तक ये पूरा अपना लक्ष्य प्रथम डोज अगर जो छूट भी गए हैं आज लगाएं, जिससे कि 28 दिन में बच्चे को तुरंत दूसरी डोज मिल जाए और 30 मई तक हम अपना संकल्प को पूरा करें। और हम लोगों ने इनसे अपील की है कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण अभी कुछ हद तक दिखाई पड़ रहा है कि बढ़ रहा है, खासकर बच्चों में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम है, तो सभी से अपील किया गया है कि पेरेंट्स को और गार्जियन को जो है वो जागरूक करें और वैक्सीनेशन हमारा 100% अचीव करना है। हमें 12 से लेकर जो हमारा 17 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन है उसका परसेंटेज हल्द्वानी में काफ़ी कम है। हरिद्वार नगर निगम में प्रस्तावित बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा पार्षदों की ओर से किए गए हंगामे की वजह से अब पहले कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद 5 मई को फिर से बोर्ड बैठक बुलाई गई है। बोर्ड बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि हरिद्वार नगर निगम में भाजपा पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है। बोर्ड बैठक के एजेंडे में उनके प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया। मेयर और नगर निगम के अधिकारी बिना प्रस्तावों के बजट पास करना चाहते हैं। मेयर अनीता शर्मा ने भाजपा पार्षदों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो हमारे पार्षदों का ये कहना था कि बोर्ड बैठक जब आपने बुलाई है तो शहरित में बोर्ड बैठक में पहले पार्षदों से प्रस्ताव लिए जाने चाहिए, उसका एजेंडा जारी होना चाहिए, सारे प्रस्ताव बोर्ड बैठक में शामिल हो, उनके ऊपर चर्चा हो और जो हमारे पिछली बोर्ड बैठक में हमारे प्रस्ताव थे उनके ऊपर क्या कार्य हुए वो हमें बताया जाए। बहुत से पार्षदों के प्रस्ताव भी नहीं आए हैं, जिस कारण आज स्थगित कर दी हमने बोर्ड बैठक। पहले हम कार्यकारिणी करेंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि हर एक ही व्यक्ति का काम, मैं तो चाहती हूँ सब व्यक्ति का काम होने चाहिए, पार्षदों के काम होने चाहिए। रामनगर में बिजली विभाग ने विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत विभाग ने 1 साल में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला है। विभाग लगातार बिजली चोरी करने वालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। जनपद में बिजली चोरों और बकायेदारों के खिलाफ विभाग का अभियान जारी है।
जानकारी देते हुए विद्युत वितरण खंड रामनगर के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2021 से लेकर मार्च 2022 तक हमारे यहाँ पर 219 नंबर चेकिंग हुई है, जिसमें से 30 नंबर की रेगुलेटरीज पाई गई, इसमें FIR दर्ज हुई है और 10,14,474 रुपये का असेसमेंट दर्ज किया गया है। इसके सापेक्ष में 9,47,800 समथिंग रुपये प्राप्त हुए हैं और आगे भी चेकिंग की जा रही है।